क्लास 11। आज इस क्लास में हमें स्ट्रेट लाइन में जो एक्सरसाइज 10.3 है उसको स्टार्ट करना है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जो एक्सरसाइज 10.3 है वो हमारा नॉर्मल फॉर, इंटरसेप्ट फॉर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन ए लाइन फ्रॉम एनी गिवन पॉइंट और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, इन सब के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, reduce the following equations into slope intercept form। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब तीनों क्वेश्चन को तुम्हें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है एंड फाइंड देयर स्लोप्स एंड द वाई इंटरसेप्ट। और हमें जब हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट में चेंज कर देंगे तो फिर हमें बताना पड़ेगा कि उस लाइन का स्लोप कितना है और वाई इंटरसेप्ट कितना है। ठीक है, तो चलो फर्स्ट पार्ट, x plus 7y is equal to 0। x plus 7y is equal to 0। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता क्या है भाई? y is equal to mx plus c। इसका मतलब लेफ्ट साइड में सिर्फ y रहता है, बाकी सबको राइट साइड में ट्रांसफर कर देना होता है। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। 7y को सपोज हमने यहाँ रखा इज इक्वल टू प्लस एक्स को करके नहीं रहेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से y इज इक्वल टू हो जाएगा 7 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा -1/7x। ठीक है ना। अब चूंकि ये y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म का है तो देखो y इज इक्वल टू mx प्लस c तो है नहीं, इसलिए प्लस c को हम अपने से प्लस 0 कर लेंगे। ठीक है, अब ये प्लस 0 हो गया तो अब ये y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म का है, वेयर m इज इक्वल टू, अगर हम कंपेयर करें y इज इक्वल टू mx प्लस c से तो m यानी कि स्लोप ऑफ दिस लाइन इज -1/7 एंड c क्या होता है भाई? यहाँ पे y इंटरसेप्ट होता है तो c इज इक्वल टू 0। अब y इंटरसेप्ट 0 है, इसका मतलब कि ये जो इक्वेशन है वो हमारा कहां से पास हो रहा है भाई? ओरिजिन से पास हो रहा है, 0,0 से पास हो रहा है। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट, 6x plus 3y minus 5 is equal to 0। अब इसको हमें y is equal to mx plus c के फॉर्म में चेंज करना है तो 3y को इधर रखेंगे और बाकी सबको 6x को उधर लेके जाएंगे तो -6x, -5 उधर जाएगा तो +5। अब फिर y इज इक्वल टू हो जाएगा -6/3x प्लस 5/3। अब ये 3 से ये 6 कैंसिल होगा तो 2 बार में कैंसिल होगा तो y इज इक्वल टू -2x प्लस 5/3। अब अगर हम इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करें तो m इज इक्वल टू कितना आएगा? -2 और c इज इक्वल टू आ जाएगा 5/3। इसका मतलब इस लाइन का जो स्लोप है वो -2 है और c जो है वो 5/3। क्लियर? पार्ट थर्ड, y is equal to 0। y is equal to 0। अब देखो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसको y is equal to mx plus c के फॉर्म में लिखना है। तो y इधर y ही है सिर्फ, इज इक्वल टू, क्योंकि इधर 0 है तो इसको हम 0 × x प्लस 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 0 × x 0 हो जाएगा प्लस 0, 0 प्लस 0 भी 0 ही हो जाएगा। इसको हमने इसलिए लिखा है इस तरह से कि ये y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में बन जाइए। और जैसे ही y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में बन गया तो अगर हम कंपेयर करें तो m यानी कि स्लोप हो गया हमारा 0 और जो y इंटरसेप्ट है यानी कि c वो भी हो गया हमारा 0। आंसर क्लियर? Next, question number 2.
क्वेश्चन नंबर 2 में देखो भाई क्या लिख रहा है कि रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब जितने भी इक्वेशंस दिए गए हैं इसमें भी हमें 3 पार्ट दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, तो इन तीनों पार्ट को हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है। अब बात आती है कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म होता था भाई x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब पहला और इसमें आगे लिखा है कि रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। मतलब हमें x इंटरसेप्ट बताना है और y इंटरसेप्ट बताना है। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको राइट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो 3x प्लस 2y को एज इट इज रहने देते हैं और ये जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि माइनस 12 उसको हम इक्वल को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 12। ठीक है, अब जो हमारा राइट साइड में आया उसी से हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइडिंग द इक्वेशन, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 12 से हम दोनों साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3x अपॉन 12 प्लस 2y अपॉन 12 इज इक्वल टू 12 अपॉन 12। ठीक है, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 12 1 जा 12। तो ये हो गया x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। क्लियर? अब चूंकि हमें पता है कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है भाई x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, वेयर a इज x इंटरसेप्ट एंड b इज y इंटरसेप्ट। तो अगर इसको कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4 और b इज इक्वल टू आ जाएगा 6। इसका मतलब x इंटरसेप्ट हमारा कितना हुआ भाई, x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 4 हो गया और y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 6 हो गया। क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड पार्ट 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब हमें इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो जो कांस्टेंट टर्म है हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बोला उसको राइट साइड में ट्रांसफर करना होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में पहले से ट्रांसफर किया हुआ है राइट साइड में, तो हमें इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें क्या करना है भाई, राइट साइड को हमें 1 बनाना होता है क्योंकि x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू क्या होता है भाई, इंटरसेप्ट फॉर्म में 1 होता है। तो इक्वल किस तरफ 6 है, तो 6 को हमें 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 से ही डिवाइड करना पड़ेगा और 6 से डिवाइड हम किसमें करेंगे भाई, पूरे इक्वेशन में करेंगे। ठीक है, तो अगर हमने पूरे इक्वेशन में डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 4x अपॉन 6 माइनस 3y अपॉन 6 इज इक्वल टू 6 अपॉन 6। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो 6x अपॉन 6/4 माइनस y अपॉन 6/3 इज इक्वल टू 6 अपॉन 6, ये 1 हो जाएगा। अब 6 अपॉन 4 देखो 2 से कैंसिल होगा तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा। इसी तरह 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो ये होगा भाई x अपॉन 3/2 क्लियर माइनस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 1। अब अगर हम इसको कंपेयर करें x अपॉन a, अब इसको देखो हम क्या कैसे लिखेंगे, क्योंकि x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 होता है, तो a की जगह पर तो देखो 3/2 है, लेकिन b की जगह पर 2 नहीं कह देना है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा फॉर्म होता है उसमें बीच में प्लस होता है, लेकिन जो हमारा यहाँ पे आया है वहां पे बीच में माइनस आया है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, हम बीच में इसको प्लस बनाएंगे और ये जो माइनस है इसको हम -2 के साथ ले लेंगे।
ठीक है, तो यहां से अगर हम कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 और b इज इक्वल टू हो जाएगा -2। क्लियर। अब इसके बाद क्योंकि a हमारा x इंटरसेप्ट होता है इसलिए x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 3/2 और y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू b इज इक्वल टू -2। आंसर देखो, क्लियर। आगे चले थर्ड पार्ट। x 3y plus 2 equals to 0, 3y plus 2 equals to 0 ये दिया हुआ है। तो अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, 3y इज इक्वल टू +2 उधर लेके जाएंगे तो -2। अब ये हो जाएगा -2 से डिवाइड कर देंगे तो 3y अपॉन -2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा y अपॉन -2/3 इज इक्वल टू 1। अब देखो ये y अपॉन b इज इक्वल टू 1 आ गया, इसमें x वाला टर्म है ही नहीं। ठीक है ना, इसका मतलब इसको हम ये कहेंगे, देखो ये 3y + 2 इज इक्वल टू 0 एक्चुअली कैसा इक्वेशन है ये y इज इक्वल टू k टाइप का इक्वेशन है। और y इज इक्वल टू k टाइप का इक्वेशन तो होता है भाई जब कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो। कोई लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल होती है तभी वो y इज इक्वल टू k टाइप का इक्वेशन बनाती है। ठीक ना, अब y इज इक्वल टू k टाइप का इक्वेशन ये दिया हुआ है, इसमें सिर्फ y है, x है ही नहीं, इसका मतलब ये x एक्सिस के पैरेलल है। और जब ये x एक्सिस के पैरेलल है इसका मतलब ये x एक्सिस को कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी। बात समझ में आ रहा है, ये कभी भी x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं। और जब इसमें x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं तो x इंटरसेप्ट हमारा कितना होगा भाई, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि x इंटरसेप्ट जो होगा वो हमारा हो जाएगा 0 और y इंटरसेप्ट हो जाएगा हमारा -2/3। ठीक है, आंसर क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 3, reduce the following equations into normal form। अब जो हमें इक्वेशन दिए हुए हैं उनको हमें किस फॉर्म में रिड्यूस करना है, नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होता है भाई, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p, where p is the perpendicular distance from origin to the line। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस from the origin and angle between perpendicular and the positive x axis। ठीक है, इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, इसका मतलब क्या निकालना है भाई, p की वैल्यू निकालनी है। और जो एंगल बोल रहा है कि बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस, इसका मतलब वो किस एंगल की बात कर रहा है, अल्फा की बात कर रहा है। जो हम फॉर्म लिखते हैं ना x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p, उसमें ये जो अल्फा है उसी अल्फा की वैल्यू ये पूछ रहा है। ठीक है, तो चलो फर्स्ट पार्ट में क्या इक्वेशन दिया हुआ है, x माइनस √3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। x माइनस √3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो अब नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए जो कांस्टेंट है उसको राइट साइड में
लिया था, इसी तरह नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो देखो भाई ये हो जाएगा x माइनस रूट 3y इज इक्वल टू -8। ठीक है, अब देखो जो राइट साइड में होता है वो एक्चुअली हमारा p होता है। हमें जो नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है उसमें राइट साइड में हमारा p होता है और p हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो चूंकि वो डिस्टेंस है इसलिए वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। लेकिन यहाँ पे देखो -8 आ रहा है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस माइनस को प्लस बनाते हैं, और इस माइनस को प्लस बनाने के लिए हम इस पूरे इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो प्लस x है वो माइनस x हो जाएगा, और ये माइनस रूट 3y जो है वो प्लस रूट 3y हो जाएगा, और ये -8 हमारा +8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि मैंने बताया होगा कि p निकालने के लिए क्या होता है कि जो c है c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। यानी कि इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन से हम a और b की वैल्यू लिखें, यानी कि a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। a मतलब क्या, x का कोफिशिएंट, a इज इक्वल टू -1, और b यानी कि y का कोफिशिएंट साइन के साथ, साइन के साथ प्लस रूट 3 है तो प्लस रूट 3 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ये होगा अंडर रूट -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 और रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, ये होगा रूट 4, इसका मतलब ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब ये जो रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आया है, इससे यानी कि 2 आया है, जो 2 से हम पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे, इस इक्वेशन में जो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद आया है। ठीक है, तो अब तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये आया था -x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 8। अब हम क्या करें, जो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू आएगी इसका मतलब 2, इस 2 से हम पूरे इक्वेशन में डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2x प्लस रूट 3/2 इज इक्वल टू 8/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/2x प्लस रूट 3/2 y इज इक्वल टू 8/2 का मतलब 4। ठीक है, अब ये जो 4 है यही एक्चुअली हमारा p है। ठीक है, ये जो 4 है वो हमारा एक्चुअली p है, और अब हम इसको x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा में भी चेंज करेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करें तो cos अल्फा की वैल्यू -1/2 हो जाएगी, और sin अल्फा की वैल्यू रूट 3/2 हो जाएगी। तो अब हमें अल्फा इस तरह से सोचना है कि ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, मतलब अल्फा की जगह हम जो एंगल रखें तो साइन उस एंगल का रूट 3/2 हो और कॉस उसी एंगल का -1/2 होना चाहिए। अब जैसे नॉर्मली हम सोचते हैं कि अगर हम अल्फा की जगह 60 रख दें तो साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो चल जाएगा, लेकिन अगर वही अल्फा 60 डिग्री अगर हमने यहाँ पे रख दिया तो cos 60 की वैल्यू तो +1/2 होती है, लेकिन यहाँ पे तो -1/2 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम अल्फा की जगह 60 डिग्री नहीं रख सकते। ठीक है, अब हम क्या रखें, इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि देखो cos अल्फा की वैल्यू माइनस में दी हुई है जबकि sin अल्फा की वैल्यू प्लस में दी हुई है। तो तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में जिसमें हमारा साइन जो है वो पॉजिटिव होता हो लेकिन cos हमारा नेगेटिव होता हो। ठीक है, तो ये देखो भाई होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में ही हमारा साइन पॉजिटिव में होता है जबकि cos नेगेटिव में होता है। ठीक है, तो अब जो सेकंड क्वाड्रेंट है ये तो पता चल गया कि जो हमारा अल्फा होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट का कोई एंगल होगा। अब वो एंगल कितना होगा, इसके लिए तुम सिंपल सोचो कि जैसे 60 डिग्री पे रूट 3/2 होता है तो हम क्या करें, 90 में 60 प्लस कर दें, 90 में 60 प्लस कर दें अगर, तो जैसे साइन 150 की बात करें, अगर साइन 150 की अगर हम बात करें तो साइन 150 कितना होगा, तो ये हो जाएगा साइन 90 प्लस 60। अब ध्यान देना भाई, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा, यानी कि cos 60
150 यानी कि भाई 1/2 हो जाएगा। तो साइन 150 की वैल्यू जो है 1/2 होगी, जबकि हमें साइन अल्फा कितना चाहिए, √3/2 चाहिए। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 150 नहीं है। तो अब हम क्या करें भाई, अब तुम साइन 120 की वैल्यू चेक करो एक बार। साइन 120 यानी कि अल्फा की जगह 120 रख के चेक कर लो। तो साइन 120 अगर हम रखें तो ये हो जाएगा, साइन 120 को हम लिख सकते हैं 90 + 30। तो साइन 90 + 30 का मतलब cos 30 और cos 30 का मतलब √3/2। इसका मतलब अगर हम अल्फा की जगह 120 डिग्री रखें तो हमारा साइन 120 की वैल्यू √3/2 हो जाएगा। लेकिन हमें ये ऊपर वाला भी तो सेटिस्फाई कराना है। इसका मतलब अगर हम अल्फा की जगह 120 रखें तो cos 120 की वैल्यू -1/2 भी तो आनी चाहिए। तो चलो cos 120 की वैल्यू निकाल के चेक कर लेते हैं। तो cos 120 की वैल्यू हो जाएगी cos ऑफ 90 + 30। अब cos 90 + थीटा क्या होता है भाई, माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, तो माइनस और साइन 30 की वैल्यू -1/2 है। ठीक है, इसका मतलब देखो अल्फा की जगह अगर हमने 120 रखा तो cos 120 की वैल्यू -1/2 भी सेटिस्फाई हो रही है, और अल्फा की जगह अगर यहाँ पे भी हमें 120 रखना पड़ेगा तो sin 120 भी √3/2 ही आएगा। तो ये दोनों इक्वेशन हमारे सेटिस्फाई हो जाएंगे, और इस वजह से हम इस इक्वेशन को इसमें चेंज कर देंगे भाई। इस इक्वेशन को हम लिखेंगे cos 120 × x प्लस sin 120 × y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू हमारा 120 आ गया। ये एक्चुअली मेरा नॉर्मल फॉर्म है। cos 120 × x प्लस sin 120 × y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 120 हो गया, और p इज इक्वल टू यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, देखो क्लियर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट y - 2 इज इक्वल टू 0। y - 2 इज इक्वल टू 0। तो अब नॉर्मल फॉर्म में हमें चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले y इज इक्वल टू 2 कर देंगे। ठीक है ना। अब इस इक्वेशन को हम क्या 0 × x प्लस y भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 × x मतलब 0, तो y इज इक्वल टू 2 ही रहेगा। ठीक है, अब अगर हम इसे क्या करें भाई, कंपेयर करें किससे, ax + by + c इज इक्वल टू 0 से, तो a इज इक्वल टू हमारा होगा 0 और b इज इक्वल टू होगा 1, क्योंकि a क्या है, x का कोएफिशिएंट, और b क्या है, y का कोएफिशिएंट। ठीक है ना। अब हम क्या करें, √a² + b² निकालें, यानी कि √0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा √1 और 1 का √1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसको डिवाइड करें तो 0 × x/1 प्लस y/1 इज इक्वल टू 2/1। तो ये तो सिंपल हो गया भाई हमारा। 0 × x/1 भी तो हमारा 0 ही है, 0 × x प्लस y/1 यानी कि y इज इक्वल टू 2/1 यानी कि 2। ठीक है, अब इसमें ये जो हमारा राइट साइड में 2 लिखा है, ये अब हमारा क्या हो जाएगा भाई, p की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। और अब हमें अल्फा निकालना है, तो देखो यहाँ पे अगर हम इसको x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p से कंपेयर करें, तो cos अल्फा की वैल्यू 0 है और sin अल्फा की वैल्यू 1 है।
तो तुम्हें खुद से सोचना पड़ेगा ऐसे कौन सा अल्फा है जिसको अगर हम यहाँ पे रख दें तो दोनों इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए। तो देखो अगर हम अल्फा की जगह 90 डिग्री रख दें तो cos 90 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, सेटिस्फाई होगा, और sin 90 इज इक्वल टू 1 ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा हमारा जो ये इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा भाई, x इंटू cos 90 प्लस y इंटू sin 90 इज इक्वल टू 2। ठीक है, और यहां से हम कंपेयर करके अल्फा की वैल्यू क्या लिखेंगे 90 डिग्री और p की वैल्यू यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन जो होगा वो हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब हमें इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है, तो जो कांस्टेंट टर्म है वो तो पहले से ही शिफ्ट किया हुआ है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम क्या करें कि इसमें a और b की वैल्यू लिख लें। तो a की वैल्यू तो देखो यहाँ पे 1 है और b की वैल्यू कितनी है -1 है। ठीक है, अब हम क्या करें अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो अंडर रूट a स्क्वायर की वैल्यू यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर भी 1, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब जो ये स्क्वायर रूट आया है स्क्वायर रूट 2, इससे हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। तो अगर हमने इसको डिवाइड किया तो ये हो जाएगा हमारा 1 बाई रूट 2 इंटू एक्स माइनस 1 बाई रूट 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 4 अपॉन रूट 2। ठीक है, अब 4 अपॉन रूट 2 में हम क्या करें रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें जिससे कि ये रैशनलाइज हो जाए। तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 अपॉन 2, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, इसका मतलब ये हो गया 2 रूट 2, और इस तरफ क्या होगा 1 बाई रूट 2 एक्स माइनस 1 बाई रूट 2 वाई। ठीक है, तो 1 बाई रूट 2 एक्स माइनस 1 बाई रूट 2 वाई इज इक्वल टू 2 रूट 2 आ गया। अब ये जो 2 रूट 2 आया है यही मेरा p की वैल्यू है, यही मेरा p की वैल्यू है। और अल्फा निकालने के लिए क्या करें हम पहले इसको x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p से कंपेयर अगर करें तो cos अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा देखो भाई 1 बाई रूट 2 और sin अल्फा की वैल्यू हो जाएगी -1 बाई रूट 2। ठीक है, अब तुम्हें ये सोचना है कि देखो अल्फा की जगह हम ऐसे कौन सा एंगल रखें कि cos अल्फा 1 बाई रूट 2 आए और sin अल्फा -1 बाई रूट 2 आए। तो अब हम ये सोचेंगे कि ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें cos पॉजिटिव होता है जबकि sin नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है भाई जिसमें cos पॉजिटिव होता है और sin नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें हमारा cos की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है और sin की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है ना, तो अब अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई एंगल है इसका मतलब वो एंगल कहां से कहां तक होना चाहिए, 270 से लेके 360 के बीच में होना चाहिए। ठीक ना, तो अब देखो क्योंकि 1 बाई रूट 2 है तो ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में चलता है कि 1 बाई 2 और cos और sin में 45 डिग्री से रिलेटेड है कुछ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे आइदर तुम 270 में 45 प्लस कर दो या फिर 360 में से 45 को माइनस कर दो। ठीक है, सपोज हमने cos 360 माइनस 45 यानी ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी cos 360 माइनस 45 की वैल्यू है cos 45 के बराबर, तो ये होगा cos 45 के बराबर, इसका मतलब 1 बाई रूट 2 हो जाएगा और sin
360 माइनस 45, 360 माइनस 45 इज इक्वल टू होगा माइनस साइन 45 और ये हो जाएगा -1/√2। इसका मतलब 360 माइनस 45 ही वो एंगल है जो कि अल्फा की जगह पे हमको रखना चाहिए। ठीक है, अब 360 माइनस 45 का मतलब कितना हुआ? 315 डिग्री। 360 में से 45 लिया तो भाई कितना बचा भाई? 315 डिग्री बचा। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 315 डिग्री एंड पी इज इक्वल टू 2/√2। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्म होगा वो कौन सा होगा भाई? नॉर्मल फॉर्म क्या होगा? x इंटू कॉस 315 प्लस y इंटू साइन 315 इज इक्वल टू p यानी कि 2/√2। ठीक है, तो देखो भाई आज इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया एक्सरसाइज 10.3 का। अब नेक्स्ट जो मेरी क्लास होगी उसमें मैं इसके आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, इस वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्लियर? ऑफ करो।